अमेरिका प्रेशर बना रहा है, वेनेजुएला सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और बीच में खड़ा है भारत, ना किसी के इशारे पर चलने वाला और ना ही किसी के फायदे के लिए इस्तेमाल होने वाला। ऑयल की इस ग्लोबल जंग में भारत का बैलेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे भारत इस प्रेशर पॉलिटिक्स और पेट्रोलियम के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी डेमोक्रेसी और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मैनेज करेगा। तो चलिए लेक्चर में देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक पॉइंट पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो अभी ग्लोबल मीडिया में एक सबसे बड़ी न्यूज यही है कि यूएस ने अटैक कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मडूरो, उनको अपने साथ गिरफ्तार करके यूएस लेके गया है। एक बहुत बड़ी बात है ये, एक इतनी बड़ी बात कि जिसने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को शर्मसार कर दिया है कि एक पावरफुल देश एक देश के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके उसका राष्ट्रपति को अपने साथ लेकर के जाता है कैद करके। ये मीडिया में खबरें आ रही थी और कंफर्म नहीं था, लेकिन जब खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के बोलते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हम निकोलस मडूरो को लेकर के जा रहे हैं यूएसए, तब समझ में आया कि वाकई में एक अटैक था। वाकई में इस अटैक को प्रॉपर प्लानिंग के साथ वेनेजुएला पर किया गया था। तो यूएस की मिलिट्री स्ट्राइक करती है वेनेजुएला पर और प्रेसिडेंट, वहां का राष्ट्रपति निकोलस मडूरो को अपने साथ लेकर के चली जाती है। और साथ में कुछ इस एक्शन के बाद जो वेनेजुएला के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे कोलंबिया सबसे पहले आता है। कोलंबिया ने सबसे पहले बयान दिया कि यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए, कंडेम किया यूएस के इस एक्शन को। तो कोलंबिया के खिलाफ भी एक बयान जारी हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जो भी देश अगर फेवर में खड़े होते हैं वेनेजुएला के या फिर यूएस के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही एक्शन किया जाएगा। तो यह समझ में आ रहा है कि एक पावर का प्रदर्शन किया जा रहा है, एक अपनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो पावरफुल है, रूल रेगुलेशन सिर्फ उसी के ही चलेंगे। तो आप यहां पे देखेंगे कि इतना बड़ा एक्शन अगर भविष्य में हम लोग नजर उठा के देखते हैं तो शायद हमको नहीं दिखाई देता है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कुछ टाइम पहले नोबेल पीस प्राइज नहीं दिए जाने की वजह से नाराज थे। इनफैक्ट वो भारत से भी नाराज थे क्योंकि भारत ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इलेक्शन इस बेस पर ही जीतते हैं कि पूरी दुनिया में यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में इनके जैसा पीस स्थापित करने वाला कोई भी नहीं है। और आज इन्होंने एक ऐसा इंसानियत को, डिप्लोमेसी को, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला हरकत कर दिया है। अब ये जो एक्शन है ये पूरी तरीके से दो तीन चीजों पे असर डालेगी। सबसे पहले आप देखना कि ये ग्लोबल एनर्जी जो है उसको रीशेप करेगी, ग्लोबल एनर्जी को। अब इसका क्या मतलब है? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा, वेनेजुएला के पास दुनिया का कह रहा हूं भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी कि सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास ही है, सबसे ज्यादा कच्चा तेल। अब देखिए, वेनेजुएला उस कच्चे तेल को एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाता है, यानी बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल इसके पास है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। और खासकर यूएस की कंपनी तो कर ही नहीं पाती है इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में। वेनेजुएला के अंदर यूएस की कंपनी का आना मना है, साफ तौर पे सख्ती से मना है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्लेम किया है कि हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स है ना, ठीक है, वो अब हमारे हैं। यानी कि पूरी तरीके से वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। यानी कि वेनेजुएला पर किसका अधिकार है? यूएस का अधिकार है। यानी कि उनके पूरे का पूरे कच्चे तेल के जितने भी कुएं हैं, जितने भी खदानें हैं, सब कुछ पे किसका? यूएस का अधिकार हो जाएगा। अब यूएस की कंपनियां जाएंगी, एंट्री करेंगी वेनेजुएला में, इन्वेस्टमेंट करेंगी और ऑयल का सप्लाई पूरे मार्केट में बढ़ जाएगा। अब ऑयल जो कि बहुत ही महंगा हो रहा है आज की डेट में, सप्लाई बढ़ जाने की वजह से बहुत सस्ता भी हो जाएगा। तो एक तरह यह देखा जा रहा है कि यूएस अगर वेनेजुएला पे अटैक करके कब्जे में ले लिया है इस ऑयल रिजर्व को, तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ऑयल के प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो पूरे ऑयल सप्लाई को ब्लॉक भी कर दे यूएस, तो इससे और महंगा भी हो सकता है। यानी कि
पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन होगा जो भी होगा, क्योंकि अभी उन्होंने ही कब्जे में लिया है। लेकिन हाँ, ये ग्लोबल एनर्जी को रीशेप तो करेगा। याद रखिए, डिप्लोमेसी की बात करें, डिप्लोमेसी भी काफी ज्यादा बदल जाएगी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? बातचीत के जरिए किसी भी चीज को सुलझाना, या फिर अपने रूल रेगुलेशन के जरिए रिलेशनशिप को मेंटेन करना, यह डिप्लोमेसी होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी और आपसे बहुत ज्यादा दुश्मनी है, लेकिन रूल ये कहता है कि मैं डायरेक्टली आपको आके सामने से गोली नहीं मार सकता, है ना, रूल ये कहता है। तो रूल रेगुलेशन वाले रिश्ते को मेंटेन करना डिप्लोमेसी कहलाता है। तो डिप्लोमेसी में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि अभी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है यूएस ने, तो अभी इधर चाइना कहेगा कि फिर मैं भी ताइवान पे अटैक कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ताइवान को तो मैं अपना ही मानता हूं। और साथ में रशिया बोलेगा फिर तो यूक्रेन के साथ मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूं, मैं तो बढ़िया एकदम यूक्रेन के साथ बढ़िया चल रहा हूं, और यूक्रेन पे तो अब मैं कब्जा ही कर ले रहा हूं, यानी कि यूक्रेन तो अब रशिया का ही पार्ट है, मैं क्लेम कर देता हूं। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी भी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगे। आप देखना कि आने वाले टाइम में ना एक होड़ मच जाएगी, एक रेस हो जाएगी शुरू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, क्योंकि ये जो आपका जो यूएसए है, ये किसी भी कंट्री पे हाथ डालता है, लेकिन उस कंट्री पे हाथ नहीं डालता जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्योंकि अगर मान लीजिए वहां के नागरिकों का खात्मा कर ही दिया, जैसे 2003 में इराक के साथ किया था यूएस ने, अगर वहां के नागरिकों का एक तरीके से देखा जाए तो खात्मा ही हुआ है ना, कर ही दिया, तो भैया जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो क्यों सोचेगा यार, फेंकेगा सीधा अमेरिका के पास। तो यूएस के पास पता है बात, यूएस को ये बात पता है कि भैया नहीं, ये सब तो अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, यूएस देखो इस तरीके की हरकतें कभी भी नहीं करता उस कंट्री के साथ। तो अभी सेफ्टी जोन में आने के लिए सारे के सारे देश क्या करने लग जाएंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस में लग जाएंगे। अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब की जब जिस दिन रेस शुरू होगी ना भाई साहब, उस दिन याद रख लेना दुनिया की तबाही तय है। अभी ईरान पे आप क्यों अपना दबाव बढ़ा रहे हो? ईरान पे आप क्यों कब्जा दबा रहे हो अपना यूएस? क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, इसलिए कर रहे हो। जिस दिन ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन गया, उस दिन आप देखना, आप खुद ही नहीं बोलोगे कि नहीं यार अगर हम इसको ज्यादा दबाएंगे तो एक धमकी रहेगी ना कि भैया अगर हम एक पानी सर से ऊपर उठ गया, हमारे नागरिक वैसे ही बर्बाद हो ही रहे हैं, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे भाई साहब, हम तो बर्बाद हो ही रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली हालत हो जाएगी यहाँ पे। तो अमेरिका वहां पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालता, वहां पे बिल्कुल भी अटैक वैटैक नहीं करता जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, याद रख लेना। तो ये कहीं ना कहीं एक रेस शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। ऐसे में इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी होगा ना, वो ये होगा कि दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलना रहेगा। यानी कि अभी वेनेजुएला के साथ भी मेंटेन करेगा अपना रिलेशन इंडिया, और यूएसए के साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करके चलेगा। वेनेजुएला ऑयल का एक सबसे बड़ा रिजर्व, अगर वेनेजुएला के साथ अगर हम लोग अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेनेजुएला हमें बेनिफिट दे सकता है फ्यूचर में। वेनेजुएला के साथ अभी भी हम लोग ठीक है तकरीबन एक मतलब 1.5% के आसपास ऑयल इंपोर्ट करते हैं वेनेजुएला के साथ हम लोग, और इसलिए करते हैं क्योंकि वेनेजुएला में तेल अभी महंगा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर ही नहीं पाता है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास डेवलपमेंट है, तेल के भंडार बहुत ज्यादा है, इतना जरूर पता है। तो 1.5% हम लोग करते हैं, लेकिन अगर वेनेजुएला के साथ अगर हम लोग खड़े होते हैं और यूएसए विड्रॉ कर लेता है अपनी आर्मी, और वेनेजुएला के बहुत सारे नेशन या फिर इंडिया ही सपोर्ट कर देता है ऑयल खरीदने में, तो हो सकता है कि इस ऑयल भंडार में इंडिया अच्छा खासा योगदान कर दे और इंडिया को सस्ते में वेनेजुएला ऑयल देने लग जाए। और एक तरफ दूसरी तरफ यूएसए है, और यूएसए के साथ क्वाड एक्सरसाइज करता है भारत, या मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। यूएसए के साथ हमारे बहुत सारे बिजनेस डील भी हैं, तो यूएसए के साथ भी अपना खराब रिलेशन नहीं करेगा भारत। वेनेजुएला जो देखिए ग्लोबल साउथ का एक देश है, ग्लोबल साउथ, और जब G20 का एक वो मीटिंग हुआ था, G20 का मीटिंग, तो भारत ने एक कसम खाई थी कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा रहेगा। तो भैया वेनेजुएला के साथ आप क्यों नहीं खड़े रह रहे हो? ऐसा भी तो सवाल पूरी दुनिया पूछेगी। तो वेनेजुएला के साथ भारत खड़ा रहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली खड़ा रहेगा। ना तो भारत डायरेक्टली विरोध करेगा अमेरिका का, और ना ही डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, और ना ही डायरेक्टली सपोर्ट में खड़ा होगा वेनेजुएला के, और ना ही डायरेक्टली विरोध करेगा वेनेजुएला का। भारत एक बैलेंस मेंटेन करके चलेगा, क्योंकि भारत सबसे पहले अपने नागरिकों का हित देखेगा, ना ही इन दोनों कंट्रीज की बात देखेगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से निकोलस मडुरो को लेकर के जाया जा रहा है भारत में, और भारत में लेकर के जाएंगे तो डेफिनेटली अभी उनकी जो प्रेसिडेंट की जगह खाली हो जाएगी। तो ये मोहतरमा दिखाई दे रही है, इनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज। डेल्सी रॉड्रिगेज को कहा गया है
कि आप अभी राष्ट्रपति का पद संभालो, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनो, ये वाइस प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनो। और हाँ, अगर आपने कुछ नानुकुर की, कॉपरेट नहीं किया यूएस के साथ, तो डेफिनेटली आपको भी बंदी बना के हम यूएस भेज देंगे और फिर किसी और को इस पद पे बिठा देंगे। ऐसा इनको धमकी दिया गया है। अब देखिए सवाल क्या उठ रहे हैं कि यूएस की आर्मी अब आगे क्या करने वाली है। अगला सवाल आता है वेनेजुएला का लीडर कौन होगा। उसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या पूरे ग्लोबल साउथ में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, पॉलिटिकली इंस्टेबल हो जाएंगे सारे सारे देश, क्योंकि अगर पड़ोस में कुछ होता तो डेफिनेटली हम भी अफेक्ट होते हैं। या फिर यूनाइटेड नेशन यहां पे क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन किस तरीके का एक्शन लेगा, किस तरीके की बातें करेगा। क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का दबदबा है, सभी जानते हैं, और उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से यूएसए एक है जिसके पास वीटो पावर भी है। लेकिन यहाँ पे वेनेजुएला और बहुत सारे देश ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि आप इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि ये एक और एक सिर्फ देश की बात नहीं है, यहाँ पर पूरी दुनिया की बात हो रही है। एक रास्ते खुल रहे हैं, सभी को एक रास्ता मिल रहा है, एक रास्ता दिखा दिया है यूएस ने कि नहीं भैया, जिसके पास बल है वो कुछ भी कर ले तो सब कुछ सही हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, चाइना ताइवान को कब्जे में कर ले, रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर ले, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि कमजोर हैं और बड़ी बड़ी ताकतों के सामने झुके हुए हैं बेचारे। तो वैसे में एक रास्ता खुल जाएगा उन सारे देशों को, देशों के सामने, कि अगर यूएस इतनी बड़ी ताकत हो के ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी एक देश की बात नहीं है, एक पूरी एक आउटलुक की बात है, एक ग्लोबल नजरिए की बात है। एक नजरिया बदल गया तो लोग यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने के ही सोचेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपके लिए क्या आता है। अब देखिए एक मैटर क्यों करता है ये पूरा पूरा क्राइसिस, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि जो मेन माजरा क्या है, राष्ट्रपति जो आपका निकोलस मडुरा को लेके जाया गया और आर्मी अटैक किया गया है वेनेजुएला के ऊपर। तो इन सबसे इंडिया का क्या असर है, चलिए देखते हैं। इंडिया ऑयल का सिर्फ और सिर्फ 12-13% ही प्रोडक्शन करता है, 88% के आसपास इंडिया इंपोर्ट करता है। और वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार है, याद रखना। वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, याद रखना, ठीक है, सबसे बड़ी न्यूज। अब आगे देखते हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, आप देखना जियोपॉलिटिकल थिएटर, जियोपॉलिटिकल की हम बात करें, मतलब एक मंच बन के सामने आ रहा है लैटिन अमेरिका, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं भाई साहब लैटिन अमेरिका में। जैसे सबसे बड़ा हरकत तो यही देख लो, तो जियोपॉलिटिक्स आपको यहाँ पे बदलती हुई नजर आ रही है। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल का हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा 88%। और वेनेजुएला हमारा एक फ्यूचर में चल के ऑप्शन हो सकता है तेल के इंपोर्ट करने का। लेकिन यहाँ पे जो लैटिन अमेरिका में चल रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं आवाज बनना पड़ेगा, भारत को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है, क्राइसिस जो है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो क्राइसिस है इंडिया क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इंडिया की एक पॉलिसी है, इंडिया एक पॉलिसी है कि भाई साहब वो सॉवरेनिटी पे काम करेगा, कमिटमेंट टू सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में घुस के दखल अंदाजी नहीं करना है। तो भारत बोलता है कि भैया हम ना ही करेंगे और ना ही हम यूएस की इस हरकत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे यूएस की इस हरकत को। ठीक है, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी हमेशा से रही है भारत की, चाहे देश कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी मजबूर क्यों ना हो, हम उसके पॉलिटिक्स में घुस के उस देश को तोड़ने की कोशिश कभी भी नहीं करते हैं। भारत ये शुरू से अपना ये पूरा मुद्दा लेकर के चला है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्ट ये सब कुछ देख रहा है भारत, ठीक है, बोल रहा है भारत के यार मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन डायरेक्टली यूएसए के खिलाफ कैसे चला जाए भारत, नहीं जा सकता भाई। क्योंकि आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है, भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है, भले मन में हम लोग एक दूसरे को जितनी मर्जी गाली दे दे, लेकिन भैया पार्टनरशिप दोनों का फायदे के लिए है और दोनों का फायदा होता है। अमेरिका के साथ हम लोग बहुत सारे ग्लोबल डील भी करते हैं, अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे कि एक क्वाड हो गया, क्वाड हम लोग करते हैं अमेरिका के साथ। उसके बाद हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं अमेरिका के साथ। युद्ध अभ्यास याद रखना, युद्ध अभ्यास नाम है एक एक्सरसाइज का, ये सब अमेरिका के साथ करते हैं ताकि हमारी मिलिट्री स्ट्रांग रहे और हमारी जो रिलेशनशिप रहे अमेरिका के साथ मेंटेन रहे। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बैलेंस वे लेकर के चल रहा है कि नहीं, मुझे ना वेनेजुएला के खिलाफ खड़े होना है और ना ही अमेरिका के फेवर में खड़े होना है। और वेनेजुएला के फेवर में इसलिए हमको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, खड़े होना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत यहाँ पर G20 और ब्रिक्स के बहुत सारे मीटिंग में दावा कर रहा है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहते हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनकी आवाज भारत बनेगा। तो वेनेजुएला डेफिनेटली उन सारे देशों में से ही है, तो भारत को कहीं ना कहीं इसकी आवाज बनना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका सामने खड़ा है तो भारत कहीं ना कहीं
एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अपनाने की बात करेगा, स्ट्रेटेजिक टॉक के जरिए इन सारे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेगा। अभी देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब ये पूरा पूरा सेशन हमारा इंडिया पे क्या क्या असर पड़ने वाला है इसी बात को लेकर के है। तो अभी देखिए, इंडिया इंपोर्ट्स जीरो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल ड्यू टू यूएस सैंक्शन। अभी तक देखिए भारत जो है, ठीक है, वेनेजुएला के पास मैंने बताया ना कि तकरीबन 1.5% के आसपास हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। किसी किसी साल वो भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर किसका सैंक्शन लगा है? यूएस का सैंक्शन लगा है कि भैया जो भी यूएस के साथ अपना, वेनेजुएला के साथ अपना डील करेगा तो उसके साथ हम लोग अपने रिश्ते खराब कर लेंगे, उसके साथ हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो अभी भारत बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता वेनेजुएला के ऊपर कि ठीक है ना यार, वेनेजुएला के कि हमारे लिए इतना ज्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और इतना ज्यादा हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यूएस के साथ ही जाना पसंद करेंगे। ऐसा स्ट्रेटजी भारत की चली है, ठीक है, याद रखना। अगर सैंक्शन को हटा दिया जाता है, सैंक्शन को हटा दिया जाता है, क्या मतलब है? अभी इस ऑयल पे जितना भी ऑयल है, जितना भी एनर्जी है, ऑयल है, इस पे किसका कब्जा हो चुका है? तो यूएस का कब्जा हो चुका है। तो अब यूएस हो सकता है कि इस सैंक्शन को हटा दे, क्योंकि यार अब तो उसी का खुद ही का कब्जा है। जैसे मान लीजिए कि एक डब्बे में मिठाई रखी है और मैं बोल रहा हूं उसको कोई नहीं खाएगा क्योंकि उसका मालिक कोई और है ना। लेकिन अगर मैं ही उसका मालिक हूं तो भैया वो जितना बिकेगा उसका फायदा तो मुझे होगा ना, है ना। तो हो सकता है कि सैंक्शन हटाए जाएं और ऑयल के भंडार खुल जाए पूरी दुनिया के लिए। तो भारत के लिए यहाँ पे क्या होगा? देखिए, वेनेजुएला का जो ऑयल है, वेनेजुएलियन ऑयल है, ये इंडिया के लिए एक रास्ता खोल देगा, यानी कि एक डाइवर्सिफाई इंडिया सप्लाई बेस, यानी कि इंडिया का भी सप्लाई कहां से आता है? इंडिया का सप्लाई आता है इराक से आ जाता है, सऊदी अरेबिया से आता है, रशिया से आता है, बहुत बड़ा सप्लाई। लेकिन अब एक वेनेजुएला भी रास्ता के तौर पे खुल जाएगा भारत के लिए, यानी कि जो वेनेजुएलन ऑयल है, वेनेजुएला का ऑयल सप्लाई है, वो भारत को एक डाइवर्सिफाई कर देगा थोड़ा, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन कर देगा भारत के लिए, और भी बहुत सारे रास्ते खोल देगा। यानी कि अब वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद सकता है सस्ते दामों पे भारत। ये एक रास्ता तो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर पॉइंट? इससे क्या होगा? हमारा जो ओवर डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट और रशिया के ऊपर तेल के लिए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं तो यहां पे देखना, ग्लोबल सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और लोअर क्रूड ऑयल प्राइस का मतलब क्या होता है? जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी कि जो हमारा बजट में घाटा होता है, बजट छोटे शब्दों में आप लोग समझ लो, बजट घाटा, ठीक है बच्चों, बजट घाटा। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा ऑयल को खरीदने में लगा लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर ऑयल प्राइसेस अगर कम होते हैं तो हमें कम पैसा पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास अपने देश में खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा रहेगा। तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, बजट घाटे में जा रहा था, वो कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज करेंगे। तो अगर देखिए, एक तरीके से अमानवीय व्यवहार तो कर ही रहा है यूएसए, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके चले तो या तो वेनेजुएला को अपने ऑयल के रास्ते पहले ही खोल देना चाहिए थे, ताकि बहुत सारे देश उसके साथ अभी भी खड़े रहे। क्योंकि अगर यूएस वेनेजुएला पे कब्जा कर लेगा तो एक डर लगा रहेगा कि कहीं वो ऑयल सप्लाई बंद ना कर दे। लेकिन वेनेजुएला ने अपने ऑयल सप्लाई बहुत सारे देशों के लिए खोले ही नहीं थे। तो यहां पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे देश, जैसे कि भारत भी ये देख रहा है कि अगर ऑयल सप्लाई खुल जाती है, यूएस के जरिए ही खुले, लेकिन अगर खुल जाती है तो नो डाउट यहां पर भारत को फायदा होने वाला है। और यहां पे यूएस साफ कह रहा है कि भाई साहब देखो, आपने वेनेजुएला ने जो अमेरिकन कंपनी है उनको साफ बैन कर दिया था कि अमेरिका की कोई भी कंपनी वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनी इजीली करेंगी। और अब ऑयल सप्लाई डेफिनेट, देखो ऑयल सप्लाई किसी भी देश में बढ़ तो ग्लोबल लेवल पर ही रही है ना, बढ़ तो पूरी दुनिया में ही रही है ना, और जितना ऑयल सप्लाई बढ़ेगा डेफिनेटली उनका प्राइस अपने आप ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इंडिया के इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा। अभी तक देखिए हम लोग वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, यानी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती थी वेनेजुएला में भारत के द्वारा। यहां पे आप एक कंपनी देखना, ठीक है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ये भारत की कंपनी है, ये भारत की कंपनी है। या यूं कह लीजिए कि जो एक ओएनजीसी कंपनी है ना हमारी भारत की, ओएनजीसी कंपनी उसी का एक आर्म है, उसी का एक हिस्सा है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसने वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट किया है। और वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट किस कंपनी के साथ किया है? ठीक है,
ठीक है, याद रखना, सैन क्रिस्टोबल एंड कैराबोवो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर है पॉइंट, याद रखना। मतलब एक तो हम लोगों को, मैंने आप लोगों को फायदा बताया है ना, कि ऑयल सस्ता हो जाएगा क्योंकि ऑयल का सप्लाई पूरा बढ़ जाएगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल सस्ता हो जाएगा, तो भारत को भी हो सकता है सस्ते में ऑयल मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिका इस ऑयल पर भी बैन लगा दे भारत के लिए, तो जो हम फायदा सोच रहे हो नुकसान में बदल जाए, या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी जो न्यूज है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कि अभी जो ओएनजीसी विदेश है ना, इसने तकरीबन तकरीबन कितना $5,000 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि तकरीबन 4-5 हजार करोड़ के आसपास पैसा हमारा फंसा हुआ है। अब जैसे ही यूएस का कब्जा हो गया है वेनेजुएला पे, तो वहां पे बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगी, इंटरनेट सिस्टम ठप हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, तो जो हमारा पैसा है ना, हमारा डिविडेंड स्टक होके रह जाएगा वहां पे, तो ये एक हमारा नुकसान भी है। या फिर हो सकता है कि यूएस यहाँ पे शेवरन मॉडल अपनाए। शेवरन मॉडल का मतलब क्या होता है? शेवरन मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों? शेवरन एक कंपनी है, शेवरन एक कंपनी है, और कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। अब शेवरन मॉडल को वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार तो दिया गया, बट लिमिटेड अधिकार दिया गया, क्लियर पॉइंट, यहाँ पे लिमिटेड अधिकार यानी कि लिमिटेड राइट्स दिए गए। अब ये जो लिमिटेड राइट्स है ना बच्चों, ठीक है, यही यही जो राइट्स है क्या कहलाता है? शेरवन मॉडल कहलाता है। यानी हो सकता है कि अब जो हमारी ये कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसको भी किस मॉडल पे अमेरिका चलाए? वेनेजुएला में, क्योंकि वेनेजुएला पर ही उसका कब्जा है, शेवरन मॉडल पर चलाए, तो हो सकता है हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अभी तक हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे और अमेरिका भारत के लिए रास्ता खोल दे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया तो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आपको इससे साथ समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए वेनेजुएला सबसे ऊपर है, यहाँ पे कितना, देखिए यहां तक वेनेजुएला के यहां तक ऑयल रिजर्व है सबसे ऊपर। सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। लेकिन आप ये भी देख लीजिए, ठीक है, सबसे कम एक यहाँ पे निकाल कौन रहा है? वेनेजुएला निकाल रहा है 4 बैरल, ठीक है, सबसे कम 4 बैरल। लीबिया भी यार 11 बैरल 31 बैरल निकाल लेता है, आप सिर्फ 4 बैरल ही निकाल पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई करना ही नहीं चाहता है। हो सकता है कि शायद इसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, या हो सकता है कि इसके बाद खाली अमेरिकन कंपनी इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन यहाँ पे भारत का एक नुकसान जरूर है कि भारत का जो पैसा फंसा हुआ, वो शायद वो फंसा ही रह जाएगा और शायद कभी भी नहीं निकलेगा, या हो सकता है कि निकले भी, लेकिन बहुत ही दबाव के साथ भारतीय कंपनियों को वहां पे काम करना मिलेगा। तो ये मैं आपको सारे के सारे सिनेरियो, सारे के सारे चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओ कि भारत ना अमेरिका के साथ जाएगा और ना भारत अमेरिका के विरोध में जाएगा, और ना ही भारत वेनेजुएला के बिल्कुल विरोध में जाएगा, और ना ही बिल्कुल सीना ठोक के वेनेजुएला के साथ में खड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों के साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यही ग्लोबल डिप्लोमेसी है, किसी एक का साथ हम नहीं दे सकते हैं जब तक कि पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी ना हो जाए। अभी देखिए, अब अमेरिका का किन किन और क्या क्या और थ्रेट्स हैं कि भैया अभी तो हम लोगों ने वेनेजुएला पे कब्जा किया है, ठीक है, अब की बात कोलंबिया की बारी है, क्योंकि कोलंबिया ने साफ बोला है कि देखो यार अमेरिका भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। तो यहां पे बोला है कि देखो आप ज्यादा उछलो मत। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि कहीं पता चल रहा है कि आपके साथ भी हम वही काम कर रहे हो। तो अभी अगर ऐसा होता है कोलंबिया के साथ, तो बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी। देखो इसका मतलब क्या है कि लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है कोलंबिया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। स्टेबल का मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पे बार बार इलेक्शन होते हैं, ना यहाँ पे सरकारें बदलती हैं, ना यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ही स्टेबल नेशन है। अब इस तरीके के नेशन में अगर मिलिट्री थ्रेट्स होने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। रीजनल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है यार? इतने शांति प्रिय। अब ये तो वही वाली बात होगी कि गांधी जी ने गन उठाया और ढू 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 ठोक दिया, ठीक है, इतना शांति प्रिय देश है, इसमें कभी भी कोई उथल पुथल नहीं मचती भाई। लेकिन आप उसको धमकी दे रहे हो कि बताऊं क्या, आऊं क्या? तो भैया अगल बगल के रीजन जो है कोलंबिया के, वो भी इफेक्ट होंगे। तो इंस्टेबिलिटी बनने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। उसके बाद ये जो कोलंबिया है, ये भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इसके पास भी अच्छा खासा ऑयल है। हो सकता है कि अमेरिका इसके ऑयल के ऊपर भी कब्जा कर ले, जैसा कि धमकी दे रहा है, लेकिन शायद नहीं होगा ऐसा, कि कोलंबिया इतना बेवकूफ नहीं है कि सामने आ बैल मुझे मार वाली बात करेगा, नहीं, ठीक है। ये बैल को बोलेगा थम जा, घास फूस चाहिए, ले मैं खिला देता हूं, तो टेंशन ना ले भाई, ठीक है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि कोलंबिया बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है कि अमेरिका के साथ डायरेक्टली टकरा सके। डेफिनेटली इसे जरूरत पड़ेगी ग्लोबल लेवल पे साथियों की, जैसे रशिया है, चाइना है,
ये भारत है, साथी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी डिप्लोमेसी इतनी ज्यादा टेढ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि कोई भी डायरेक्टली कोलंबिया के साथ भी नहीं आएगा। अरे वेनेजुएला के साथ नहीं आए, जबकि उसके पास तो फायदा है। अगर वेनेजुएला का साथ दे दोगे तो हो सकता है वेनेजुएला आने वाले टाइम में आपको 2-2 रुपए में तेल बेचना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी वेनेजुएला के साथ नहीं जा रहे क्योंकि सामने अमेरिका खड़ी है। तो डिप्लोमेसी के जरिए ही आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो देखो, तो ग्लोबल ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी उथल पुथल मचेगी अगर कोलंबिया पे इस तरीके से अटैक वटैक कुछ ऐसा होता है तो, ठीक है। और इंडिया के साथ क्या हो जाएगा? अब इंडिया कोलंबिया और वेनेजुएला को एक ऑप्शन के तौर पे देख रहा है, ठीक है, यानी कि ऑयल के लिए। अब जो इंडिया अपना लॉन्ग टाइम प्लानिंग करता है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग करता है, 20 साल 25 साल के लिए एनर्जी एग्रीमेंट करता है, वो सब अनस्टेबल हो जाएगा ना यार। पता लग रहा है कि मैंने कोलंबिया के साथ एग्रीमेंट किया, 20 साल तक तेल आप ही से खरीदूंगा, और यहाँ पे अमेरिका का कब्जा हो गया, ठीक है, तो भैया वो कहां से प्लानिंग कर पाएगा अमेरिका, इंडिया? तो इंडिया की जो प्लानिंग्स है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद आप यहां पे देखोगे वीकनिंग ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मैंने आपको क्या बताया था, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? रिश्ते मेंटेन करना, लेकिन रूल रेगुलेशन के साथ मेंटेन करना। यहाँ पे मैं तेरा भाई तू मेरा भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड तू मेरा बॉयफ्रेंड, ना 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 ना, ये वाला सीन नहीं है भाई, ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रूल से चलेंगे भैया, ठीक है, रूल से, ठीक है, 20 रुपए तू खर्चा कर, 20 रुपए मैं खर्चा करूं, 40 रुपए तू खर्चा कर, 40 रुपए मैं खर्चा करूं, ये रूल है, समझे? ये इमोशंस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल पॉलिसीज चल रही है ना, उस पर भी तो खतरा आ जाएगा, क्योंकि देखो अमेरिका आऊं क्या वेनेजुएला पे चला गया, और कोलंबिया को आऊं क्या, ऐसे तो भैया ताइवान चाइना के गोद में जाके बैठ जाएगा, ऐसे तो यूक्रेन कभी ना कभी रशिया का हिस्सा हो जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे देश है ना, कहीं ना कहीं कब्जा कर ही लेंगे किसी ने अपने आस पड़ोस के देश पे, तो भैया पूरी दुनिया ही तबाह हो जाने वाली है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है। यूनाइटेड नेशन को चाहिए भाई कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, क्योंकि यार ये नहीं होना चाहिए जो कि अभी अमेरिका ने किया है। और अमेरिका का दावा क्या हो रहा है कि भैया ये अमेरिका में, ये बात कर रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, वेनेजुएला, ठीक है, निकोलस साहब जो थे, निकोलस मेडुरा साहब जो थे प्रेसिडेंट वहां के, वो ड्रग्स बेचते हैं अमेरिका में, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, कोकेन सप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं। अरे तो उसको उठा के लेके जा रहे हो तो ऑयल सप्लाई पर आप किस तरीके से ऐसे कुंडली मार के बैठ गए? ऑयल सप्लाई को हम लोग कब्जे में ले रहे हैं, आपका मतलब साफ था कि आपको ऑयल सप्लाई, ऑयल रिजर्व कब्जे में चाहिए था और आप लोगों ने ले लिया। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि हमारे देश में ये ड्रग्स फैला रहे हैं, कोकेन फैला रहे हैं, इसलिए हम इसको लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखो, ग्लोबल साउथ और इंटरनेशनल लॉ की बात करें, जो मैंने यहाँ पे बता रहा था, ग्लोबल साउथ वो सारे कमजोर देश हैं, वो सारे कमजोर देश हैं जिनके साथ भारत खड़ा होने का दावा करता है। और इंटरनेशनल लॉ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे यूएस का एक्शन जो है बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे यूएस का एक्शन नहीं, यूएन का एक्शन, ठीक है। यूएस के जो एक्शंस हैं वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को कमजोर कर रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन देखो एकदम टूथलेस हो गया है, एकदम, मतलब पावर तो है लेकिन क्या करूं, सामने यूएस खड़ा है। अब और होगा भी क्यों नहीं भाई, 24% का जो इन्वेस्टमेंट है ना यूनाइटेड नेशन में, वो ये यूएस का ही है। अगर यूएस निकलता है तो यूनाइटेड नेशन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। तो यूएन का जो चार्टर है, रूल रेगुलेशन है, वो बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं यूएस के इस एक्शन से। ये नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी यूनाइटेड नेशन की है तो कहीं दिख ही नहीं रही है। नॉन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यूएस घुस गया भाई साहब वेनेजुएला पे, तो ये सब दिखाई दे रहा है। ग्लोबल साउथ का वॉइस जो भारत बनने की बात कर रहा था, या फिर यूनाइटेड नेशन कह रहा था हम ग्लोबल साउथ के जो कमजोर नेशन है उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो भारत तो बोल रहा है कि मैं तो अभी भी खड़ा हूं भाई वेनेजुएला के साथ, ग्लोबल साउथ का आवाज बनकर अभी भी खड़ा हूं, लेकिन मैं यूएस के साथ भी अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करके रखूंगा। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके 193 देश हैं, अगर आप सभी एक तरफ होके कसम खा लो, वोटिंग करवाओ, तो यहाँ पे विड्रॉ करनी पड़ जाएगी यूएस को अपनी आर्मी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्यों? आप बहुत कमजोर और लाचार होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अभी देखिए इससे मेन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे, देखिए जो जो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये इस तरीके की रिजाइन मतलब कहानी, इस तरीके जो एक्शन ले रहा है ना अमेरिका, ही बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी ताकतवर देश बोलेगा अरे पड़ोसी बहुत कमजोर बन रहा है, आजा आजा इधर इधर, नहीं आएगा, मिलिट्री एक्शन करो इसके ऊपर, उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन करो, मतलब ऐसे करके बहुत नॉर्मलाइजेशन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। भारत यहाँ पे बहुत बड़ा अपना कंसर्न दिखा रहा है कि भैया सच प्रेजेंट्स मे लेटर बी यूज्ड इन एशिया और इंडियन ओशन रीजन। ये तो अभी चलो दूर है, ठीक है, ऊपर वाले रीजन में है, वेस्टर्न वाले रीजन में हो रहा है, ठीक है, लैटिन अमेरिका में हो रहा है।
अगर यही सब कुछ चलता रहा तो चाइना के दिमाग में ये बात आते हुए देर नहीं लगेगी कि ताइवान पे भी कब्जा कर लो। और रशिया तो ऑलरेडी लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, उसको तो खाली बहाना चाहिए और वो सीधा यूक्रेन को अपने आप में मिला लेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कहीं पता लग रहा है कि जेलेंस्की को उठा लिया रशिया ने, कहीं आपको पता चल रहा है कि जेलेंस्की और उसकी वाइफ सभी को उठा लिया, पूरे परिवार को उठा लिया। तो ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा। और इंडिया का कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि अभी तो चलो वेस्टर्न में चल रहा है, लैटिन अमेरिका में चल रहा है, देखते देखते कहीं ये पूरा पूरा मुद्दा, ये पूरी कहानियां हमारे इंडियन ओशन रीजन में भी ना फैलने लग जाए। और ये कहीं ना कहीं कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं ये कंसर्न बहुत ज्यादा जायज भी है। तो इंडिया अभी यहाँ पे क्या क्या कर सकता है देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, भारत अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेगा, यानी कि भारत अब जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह, इन सब और रशिया, इन्हीं से भी तेल खरीदता है, लेकिन भारत को अभी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा एनर्जी के सोर्सेज का। तो आप यहां पे देखोगे कि अभी देखो आपको अफ्रीका दिखा जा रहा है, लैटिन अमेरिका, ठीक है, और जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनकी तरफ भी भारत को देखना पड़ेगा और भारत इनकी तरफ भी देखेगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखो कि उसके बाद देखो भारत जो है इंटरनेशनल लॉ के साथ जाएगा कि इंटरनेशनल लॉ को मैं सपोर्ट करता हूं और ये भारत एंटेंगलमेंट से दूर रहेगा। एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना, है ना, कि भैया मैं उतना ही सपोर्ट कर सकता हूं जितना कि मैं हमारे देश के नागरिकों के लिए हित में है, मैं अपने देश के नागरिकों के खिलाफ नहीं जा सकता। भारत का साफ ये स्टैंड है। तो भारत को सबसे पहले तो अपने एनर्जी के सोर्सेस बढ़ाने चाहिए कि वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे। हो सकता अभी देख लो, जैसे मान लो वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला पे अगर भारत पूरी तरह डिपेंड रहता तो आज तो भारत की स्थिति खराब हो जाती, इकोनॉमी डूब जाती, क्योंकि भाई अब पूरा अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अब अमेरिका अपनी शर्तें रखता, सैंक्शन लगाता भारत के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे भारत को अपने एनर्जी के सोर्सेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। दूसरे का फट्टे में टांग अड़ाने से भारत अभी डर रहा है और डरना भी चाहिए, मत लगाओ भाई, ठीक है। उसके बाद आप मिलिट्री इंटरवेंशन को खंडित करो, बोलो कि नहीं यार, मतलब भारत बोल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि ये मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। भारत अभी कुछ ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स का मेंबर है जिनमें जाकर के भारत पहल कर सकता है इस यूएस के एक्शन के खिलाफ। जैसे कि आप देखो ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, और यूनाइटेड नेशन को भी भारत बोल सकता है कि भैया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, ये सब गलत बात है, इससे पहले कि सब कुछ बहुत आम हो जाए आपको इस सब कुछ को रोकना ही पड़ेगा। तो भारत कहीं ना कहीं देखना एक बैलेंस मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा है। यूएस के साथ इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ग्लोबल साउथ का भरोसा भी भारत में है कि भारत जब तक है तब तक बहुत हमारे साथ एक शक्ति बनी हुई, एक पावर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ का भी ट्रस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं ना भाई साहब, ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे किस तरीके से भारत एक अपना मेंटेन करके चल रहा है बैलेंस, और यही भारत की कूटनीति, यही भारत की डिप्लोमेसी का रास्ता है जो भारत के नागरिकों के लिए अभी बिल्कुल सेफ और सुरक्षित भी है। क्योंकि दूसरों के फट्टों में आप टांग अड़ा के कब तक जीवित रहोगे भाई साहब। तो ये पूरा पूरा लेक्चर था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।